नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल क्लियरिंग व्यू विद शुभम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उनसे संबंधित कुछ शब्दों को हम देखेंगे और उन शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हाल ही के समय में मैंने कुछ देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बात करना चाहता हूं आपसे कि कुछ स्टूडेंट्स को मतलब एग्जाम का पता लग जाता है और उनको पता लग जाता है कि संविधान पढ़ना है या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। तो क्या काम करते हैं कि बस जैसे ही पता लगा संविधान पढ़ना है, एक कोई बुक लेते हैं, लूसेंट की ले लेते हैं या फिर कोई दूसरी बुक ले लेते हैं, लक्ष्मीकांत ही ले लेते हैं मान लीजिए। तो उस मतलब बुक को लेकर बस डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं और चीजों को रटना या फिर याद करना शुरू कर देते हैं। जबकि दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस इतना ज्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसको करंट अफेयर से लिंक नहीं करते हो, समसामयिक घटनाओं से आप उसको लिंक नहीं करते हो, तब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मतलब अधिकतर स्टूडेंट्स में ये चीज देखी गई है कि वो बिना कमान पर प्रत्यंजा चढ़ाए शिकार करने की सोचते हैं। जैसे कि बिना ABCD पढ़े सेंटेंस बनाने की बात हो जाती है। तो दोस्तों, ये इतना इस डायनामिक सब्जेक्ट को समझते हुए हमको इसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ना है। और दोस्तों, जैसे कि है क्या कि जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो दोस्तों, करंट अफेयर्स में इतने ज्यादा इन शब्दावलियों का इतना ज्यादा प्रयोग होता है। तो जब वो कोई बुक पढ़ भी रहे होते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं, तो उनमें जब इस तरह के कुछ शब्द आ जाते हैं, मान लीजिए विशेष बहुमत आ जाता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आ जाता है, तो चूंकि इसका कोई बेस तैयार नहीं कर रखा होता है, इसका कोई फंडामेंटल नॉलेज नहीं ले रखी होती है, तो उसी की वजह से जैसे ही आता है वो गोल हो जाता है सब। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल के जो कंपटीशन हो रहे हैं, वो कंपटीशन में पढ़ाई और रटने से ज्यादा फोकस उनका इस बात पर रहता है एग्जामिनर्स का कि आप कितना चीजों को लिंक कर पा रहे हैं, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरी चीजों को, है ना। तो जैसे ही हाल ही का, और सारे क्वेश्चन दोस्तों बनते भी ऐसे ही हैं जो कि रिलेटेड रहते हैं करंट अफेयर्स से, लेकिन वो आपके जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी स्टेबल पार्ट से पूछ लिया जाता है। जैसे कि हाल ही का भी एक एग्जाम्पल है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या है, दिल्ली के अंदर जो हमारी संसद है, भारतीय संसद, उसको रिन्यूएशन का काम चल रहा है उसका, है ना। तो उसके बारे में एक याचिका दायर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी न्यायिक समीक्षा करने से मना कर दिया। मान लीजिए ये सेंटेंस आपके सामने, तो सबसे पहले जैसे कि आपको ये खबर मिल जाती है कि ये खबर है सेंट्रल विस्टा की, तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा करने के लिए मना कर दिया, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, संविधान में न्यायिक समीक्षा का क्या प्रावधान है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, आपको उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, मान लीजिए कि इसी से रिलेटेड मतलब स्टेबल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जो कि आपके पहले से ही सब्जेक्ट में दिए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि संसद का यह आ सकता है कि संसद पहले वहां नई दिल्ली के अंदर बनाई किसने थी, संसद का जो संसद और राष्ट्रपति भवन जो बनाया गया है, किसके द्वारा उसकी नींव रखी गई थी, आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी। तो एक तरह से आप देखोगे कि करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन जाता है समीक्षा का, साथ में एक क्वेश्चन ये बन जाता है न्यायपालिका के अधिकार कहां तक है ना। तो दोस्तों, इस तरह से जब तक हम लिंक करके नहीं चलेंगे, हमारा इसका पॉलिटिकल साइंस का या भारतीय संविधान का आधा पोर्शन खाली रह जाएगा। तो मेरा काम जो है वो आपको ये बताना है, मेन जो मेरा काम है कि आपको ये तो मैं बताऊंगा ही कि पढ़ाते हुए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे समझाऊंगा, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको चीजों को समझना है, ताकि आपकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर से खत्म हो सके। कहने का मतलब ये रहे है कि मान लीजिए अगर मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज पढ़नी है, तो आप तो पढ़ लोगे, इतना तो बुद्धू कोई होता ही नहीं है कि मतलब सब कम से कम 10th-12th करे हुए सब लोग रहते हैं, तो उनको पढ़ना तो आता है। अब इस चीज में दुविधा क्या रहती है कि जब पढ़ना आता है, एग्जाम आपके सामने पेपर्स रहते हैं, तो फिर आप कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि पढ़ना आता है, इफेक्टिवली पढ़ना नहीं आता। मतलब क्या चीज पढ़नी है, उस चीज को कैसे पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस टैकल करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ पाएंगे, ये सब बताने का काम है मेरा, जिसमें मेरा पूरा ज्यादा फोकस रहेगा आपको पढ़ाते हुए। तो दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि दोस्तों, उस एग्जाम के सबसे पहले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ही शुरू कर रहे हैं, तो इसका कुछ भी पढ़ने से पहले, चाहे कोई सी भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो या कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो दोस्तों पढ़ने से पहले उसके पिछले साल के आए हुए सबसे पहले आपका काम है क्वेश्चंस देखना और क्वेश्चंस की नेचर देखना कि क्वेश्चन किस तरह से उस एग्जाम में बनते हैं, एग्जामिनर क्या क्या पूछते हैं,
ताकि आपको एक आपके दिमाग में पढ़ने से पहले एक सेट रहे कि हमको किस गोल को, कौन से गोल को अचीव करना है, एम क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एम नहीं आपको पता होगा तो आप टेढ़ा मेढ़ा ही चलोगे। हो सकता है कि जो एम हो वहां तक पहुंचने में आपको समय ज्यादा लग जाए। तो चलिए दोस्तों कुछ पहले इन मूलभूत चीजों को देख लेते हैं जो शब्दावली है संविधान की, ताकि जब आप पढ़ो तो आपके बीच में अटकल ना बने। दोस्तों ये बहुत सारे टॉपिक्स है, इसमें से कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया। जब हम ये 2 या 3 जितनी भी हमारा टॉपिक आज क्लियर हो पाता है, जो समझ पाएंगे हम, उनको करने के बाद, उन टॉपिक को समझने के बाद आप इन क्वेश्चंस में से कितने करने में सक्षम हो। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले साल किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ये हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप स्क्रीन पे। ये कुछ वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और ये कुछ लेखन के प्रश्न। ये भी दोस्तों पिछले साल आए हुए प्रश्न है सारे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था सरकार। तो दोस्तों हमारी सरकार जो होती है 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और दोस्तों इन तीनों के बीच में शक्तियां बटी हुई होती हैं संविधान के अनुरूप। जो भी संविधान में जिस भी तरह का लिखा हुआ होता है वो अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप उस क्षेत्र में रहते हुए कार्य करते हैं। तो दोस्तों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमको यही बताता है कि किस तरह से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा और उनके कार्य क्षेत्र क्या होंगे और वो कितने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम हैं। साथ ही दोस्तों एक कंफ्यूजन दोस्तों बहुत रहता है सभी को कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और शक्ति विभाजन, इन दोनों को अक्सर लोग एक ही चीज समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों चीजों में एक मूलभूत जो अंतर है वो ये है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के इन 3 अंगों के अंदर शक्ति को विभाजन को दर्शाता है। मतलब शक्ति को किस किस तरह से इन तीनों अंगों के अंदर बांटा गया है। जबकि शक्ति का जो विभाजन का सिद्धांत है वो बताता है कि जो सरकार की कार्यपालिका और विधायिका है उनमें शक्तियों का कितना कितना उपयोग होगा और वो शक्तियों का किस सीमा तक प्रयोग कर सकेंगे। जैसे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बता रहा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, लेकिन शक्तियों का विभाजन बताता है कि केंद्र सरकार, जैसे कि हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकार है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, दूसरे नंबर पर राज्य सरकार आती है और तीसरे नंबर पर न्यायपालिका व पंचायतें आती हैं। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो बता रहा था उससे अलग शक्ति विभाजन का सिद्धांत बताता है कि सरकार के ये जो तीनों स्तर हैं इनमें शक्तियों का किस तरह से विभाजन होगा। मतलब केंद्र सरकार की क्या क्या शक्ति होंगी, किन किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किन किन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी और किन विषयों पर नगर पालिकाएं व पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थे 2, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और शक्तियों का विभाजन। हमारे संविधान के अंदर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बताया गया है कि संविधान की एक आवश्यकता है ये कि शक्तियों का पृथक्करण होना अनिवार्य शर्त है भारतीय संविधान की। दूसरा दोस्तों हमारा संविधान शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ एक और सिद्धांत पर कार्य करता है जिसका नाम है संतुलन व नियंत्रण की व्यवस्था। दोस्तों संतुलन एवं नियंत्रण की व्यवस्था क्या होती है? जैसे कि शक्तियों का पृथक्करण हमको बताता है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों आपस में बिल्कुल अलग रहेंगे, जैसे कि अमेरिका के अंदर होता है। मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा होता है लेकिन वह विधायिका का हिस्सा नहीं होता। दोस्तों मतलब जिसका काम विधान बनाने का है वो अलग है और कार्यपालक बिल्कुल अलग है। जबकि भारत में क्या है, जो मोदी जी हैं, मोदी जी हमारे कार्यपालक है वास्तविक। तो दोस्तों मोदी जी वास्तविक कार्यपालिका का हिस्सा होते हुए भी विधायिका के अंदर मतलब संसद के अंदर बैठते हैं और विधान बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो दोस्तों शक्ति के पृथक्करण से थोड़ा सा हटके, क्योंकि भारतीय संविधान अपने आप में एक विशिष्ट स्थिति अपनी रखता है, तो दोस्तों शक्ति पृथक्करण से हल्का सा हटके, और साथ में इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो न्यायपालिका के पास उस कानून को चेक करने की शक्ति रहती है, और अगर वो कानून
संविधान के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्य नहीं करता है या फिर संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसको क्या बोल देती है कि ये कानून रद्द कर दिया जाए, है ना। तो ये जो है शक्तियों का पृथक्करण तो बिल्कुल ही है, लेकिन चूंकि न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वो संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों को निरस्त कर सके अगर वो संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों ये बताता है कि किस तरह से सरकार के ये तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से अपनी शक्तियों को अलग रखते हुए भी एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और संतुलन रखते हैं। तो दोस्तों ये था नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। मतलब भारतीय संविधान में बताया गया है, शक्तियों का पृथक्करण भी करा गया है, साथ में एक नया सिद्धांत संतुलन व नियंत्रण का सिद्धांत भी भारतीय संविधान में लागू है। दोस्तों अगली चीज है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। चलिए देखते हैं ये क्या बोलता है। ये आपको पूरी पॉलिटी पढ़ते हुए ये शब्द बार बार आपका आता ही रहेगा, तो इसको समझने की कोशिश करिए। दो चीजें होती हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। अभी हम देख रहे हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों संविधान के भाग 3 जो कि हमारा मौलिक अधिकारों को बताता है, उसके अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी और भी चीज से मतलब उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस अनुच्छेद में यह बताया गया है अगर कानून बना हुआ है तभी किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। मतलब उसके इस आर्टिकल को बोला जाता है जीने का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब प्राण का मतलब हो गया जीवन और दैहिक का मतलब हो गई देह, जो हमारी बॉडी है, कि किसी भी व्यक्ति को जीवन और उसकी बॉडी के अधिकार से, जो उसका स्वयं का मौलिक अधिकार है, यानी कि जो उसका जीने का अधिकार है, उससे सिर्फ तभी वंचित करा जा सकता है जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ऐसा लिखा हुआ हो। जैसे कि अगर किसी इंसान को मृत्युदंड देना हो न्यायालय को, तब वो सिर्फ उन्हीं कारणों से उसको मृत्युदंड दे सकता है जो विधि के अंदर लिखे हुए हैं। दोस्तों इसका एक मजेदार फैक्ट ये है कि मान लीजिए हमारे भारतीय संविधान आईपीसी और आईपीसीसी के अंदर भी, जो कि हमको ये बताते हैं कि कौन कौन से कानून ऐसे हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंदर अगर पूरी की पूरी रूल बुक में आईपीसी और आईपीसीसी के अंदर अगर कोई भी कानून ऐसा नहीं लिखा हुआ जो कि व्यक्ति अपराध की श्रेणी में तो आता है, कोई ऐसा अपराध हो, जैसे कि दोस्तों अभी तक जब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं था, तब तक तो संविधान के अंदर और आईपीसी आईपीसीसी के अंदर लिखा हुआ कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे ही साइबर क्राइम किसी ने किया, तो साइबर क्राइम क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या कहती है, जब तक लिखा हुआ नहीं है तब तक हम उसको वंचित नहीं कर सकते, उसके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, तो उसको सजा मिलने से रह जाती। तो दोस्तों इसका मेन कहने का मतलब यही है कि विधि ने जो लिख दिया है, अब चाहे जैसा कि लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि संसद में कानून बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, ठीक है, विधान बना दिया, कोई कानून बना दिया, अब उस कानून को जो बनाया है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे वो कितना भी अलोकतांत्रिक हो, मतलब कितना भी बेकार एकदम रद्दी कानून बना हुआ हो, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उस कानून के आपको कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही कार्य करना होगा और उस कानून की सीमाओं के अंदर ही सब कुछ आप कर सकते हैं। मतलब अगर वो कानून एकदम बेकार है, संसद ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पढ़ना लिखना आज से सब बंद है ना, तो फिर वो मान्य होगा, तो कोई भी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। ये क्या बोलता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जबकि दोस्तों इसी एग्जाम्पल को लेते हुए अगला क्या आ जाता है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या कहती है कि इसमें यह भी देखा जाता है कि जो कानून बना हुआ है क्या वो लोकतांत्रिक है, क्या लोगों की मतलब उसमें मानवीय गरिमा क्या उसमें इंक्लूड होती है कि नहीं, कि पढ़ना लिखना बंद कर दिया जाए, विधि ने बता दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से तो ऐसा होगा, लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया उसमें यह भी देखती है, इसका ये मतलब होता है कि अगर उस कानून में कुछ भी ऐसी बातें नजर आ रही हैं जो संविधान सम्मत नहीं है या मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों सम्यक प्रक्रिया में कहने का मतलब ये है कि कोई
व्यक्ति यदि अपराध भी कर रहा है तो अपराध करते हुए क्या उसका अपराध करने का मोटिव क्या था वो भी चेक किया जाता है। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि अपराध किया है, बल्कि अपराध करने का मोटिव। और अगर आप ये बताने में सक्षम हो, किसी भी तरह से कन्वेंस करने में सक्षम हो कि आपके द्वारा जो अपराध किया गया है वो विधि द्वारा सम्मत प्रक्रियाओं के अंदर ही और अपने बचाव के अंदर सम्यक प्रक्रियाओं के तहत किया गया है ना, तब आपको उस अपराध से मुक्ति मिल सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, भारत के अंदर जो प्रक्रिया स्थापित है वो है विधि की स्थापित प्रक्रिया, जबकि ये जो प्रक्रिया है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा और आए दिन कुछ ना कुछ फैसले आते ही रहते हैं इसको लेकर। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? तो दोस्तों हम 4 चीजों के बारे में देखेंगे। न्यायिक सक्रियता, इसकी परिभाषा क्या होती है, उपकरण मतलब किस किस तरह से ये प्रक्रिया काम करती है न्यायिक सक्रिया की, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, और साथ में इसकी समीक्षा कि क्या इसमें अच्छाई है क्या इसमें बुराई। चलिए दोस्तों, तो न्यायिक सक्रियता जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, फॉर्चून पत्रिका में पहली बार 1947 में एक लेख लिखा था, द सुप्रीम कोर्ट। इस जो लेख था ये, इस लेख में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करा गया। इससे पहले इस शब्द की कोई जानकारी नहीं थी। इस शब्द का प्रयोग 1947 में पहली बार इस लेख में करा गया, जिसका नाम था न्यायिक सक्रियता। तो दोस्तों जैसे कि इसके शब्द से ही पता लग रहा है, सक्रियता, सक्रियता मतलब एक्टिविटी, मतलब जो जुडिशियरी है हमारी, जो न्यायपालिका है वो एक्टिव रहे, मतलब उसकी नजर चारों तरफ रहे कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है ना। तो दोस्तों ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी एक बहुत बड़ी, मतलब इसके बहुत मान्य होते हैं, जो ये अपनी परिभाषाएं देती हैं वो लगभग मान्य होती हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार क्या है, न्यायिक सक्रियता एक ऐसा दर्शन है जो न्यायाधीशों को पारंपरिक एवं पूर्व दृष्टांतों व निर्णयों से हटकर एक प्रगतिशील सामाजिक नीतियों के पक्ष में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। और साथ में इसका प्रयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब सरकार के अन्य अंग इस दिशा में प्रयास नहीं करते अथवा विफल रह जाते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं। न्यायिक सक्रियता का मतलब यह है कि जुडिशरी, मतलब जो जुडिशरी का काम है, जैसे कि मैंने बताया है शक्ति पृथक्करण के अनुसार जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है कानूनों की समीक्षा करना, मतलब कानूनों को देखना। तो दोस्तों जब इस पॉइंट से एक कदम और आगे जुडिशरी बढ़ जाती है और वो कुछ ऐसे कार्य करने लग जाती है जिसमें कानूनों की समीक्षा करना ही नहीं, अपितु जो विधानमंडल का कार्य होता है, मतलब विधान बनाने का, कानून बनाने का काम जो होता है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश पारित करने के बाद ऐसे कानूनों का निर्माण करने लग जाए या फिर ऐसे आदेश पारित करने लग जाए, तब इसको बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर न्यायिक सक्रियता। दोस्तों भारत में न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को 1970 के दशक में, दोस्तों इसके लिए आपको 2 नाम तो बहुत जरूरी हैं याद करने। पहला एक वी.आर. कृष्णा अय्यर और एक पी.एन. भगवती। ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जिनकी वजह से न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत अमल में आ पाया, और कब 1970 के दशक में। दोस्तों इसका सबसे ज्यादा जो एक्टिव रूप देखने को मिलता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, वो मिलता है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर जनहित याचिका को न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जाता है। दोस्तों अगला है उपकरण, मतलब किस किस कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनका प्रयोग करके, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, जैसे कि आपको पता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में केवल वही प्रक्रियाएं करी जा सकती हैं जिनका उपबंध संविधान में कहीं ना कहीं हुआ हो या फिर विधि में कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो। जब तक विधि में ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिखा हुआ ऐसा विधि में जरूर होना चाहिए जिसकी वजह से ये कार्य हो रहा है, मतलब न्यायिक सक्रियता का कार्य हो रहा है। तो दोस्तों कौन कौन से, वो संविधान के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, अनुच्छेद 13 जो बताता है कि राज्य यदि किसी भी ऐसी विधि का निर्माण करता है जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन करती है, तो वह विधि उस हद तक शून्य हो जाती है जिस हद तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करती है। मतलब संसद अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो कानून ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता है, मतलब न्यायपालिका को रद्द नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो कानून रद्द हो जाता है। और फिर भी यदि कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, तब न्यायपालिका आगे आकर क्या कार्य करती है, उस
उस कानून को रद्द करने का काम करती है। दोस्तों अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 में बताया गया है, यदि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, चाहे वो राज्य हनन करता हो, चाहे राज्य द्वारा संचालित कोई संस्था हनन करती हो, चाहे कोई व्यक्तिगत रूप पे भी मौलिक अधिकार का हनन करता हो, तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और एक याचिका डाल सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, प्लीज मेरे को न्याय चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करके उसको न्याय दिलवाने के लिए बोलती है। दोस्तों आर्टिकल 226 जैसे कि ये आर्टिकल 32 बताता था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, वैसे ही 226 बताता है कि ये अधिकार हाई कोर्ट्स को भी है। दोस्तों अगली है मौलिक ढांचा। दोस्तों संविधान के अंदर एक मौलिक ढांचा है, जैसे कि हमारी संविधान की उद्देशिका भी हमको बताती है, और साथ में जो हमारे संविधान के निर्माता थे, संविधान का निर्माण करने से पहले और संविधान का निर्माण करते समय उनके दिमाग में हमारे संविधान को लेकर क्या क्या चीजें चल रही थी, मतलब वो किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे, उसको बोला जाता है संविधान का मूल ढांचा या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों ये जो है संविधान का मूल ढांचा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम एक अलग चैप्टर में कवर करेंगे, पूरा चैप्टर देखेंगे इसका कि वो मौलिक ढांचा क्या है, इसका किस किस तरह से विकास हुआ है। ठीक है, अगला है दोस्तों पीआईएल। जैसे बताया है कि इसको क्या बोलते हैं पीआईएल को, कि कोई भी व्यक्ति, जिसे मान लीजिए मैं हूं और मैं अपने चारों तरफ कुछ ऐसा देख रहा हूं कि कुछ गरीब लोगों पे किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है, या फिर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो न्यायालय तक नहीं जा सकते और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या काम करूंगा, मैं एक पीआईएल डालूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर। वो पीआईएल डालने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट फैसला जो सुनाएगा वो उनके पक्ष में सुनाए या फिर उनके विपक्ष में सुनाए, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है कि दूसरे वंचित वर्ग, ऐसे वंचित वर्ग मतलब जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है, जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है दोस्तों, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति अपनी याचिका न्यायालय के अंदर दे सकता है। तो चूंकि ये है, ये भी एक उपकरण की तरह ही कार्य करता है न्यायिक सक्रियता। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक अधिकार व उपबंध। तो दोस्तों ये क्या है, जैसे कि भारत है, भारत यूएन का सदस्य है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य। तो दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र का भारत सदस्य है, जब किसी भी इस तरह के अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कुछ देश सदस्य होते हैं, तो उन्हें कुछ बेसिक चीजें साइन करनी होती हैं। उन साइन करते हुए जैसे कि मौलिक अधिकारों पर घोषणा पत्र होते हैं, सिटीजन चार्टर्स पर घोषणा पत्र होते हैं, और दूसरी जो आपके प्रवासी होते हैं उनकी कुछ नीतियां रहती हैं, उन पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ऐसे ही संवैधानिक उपबंध भी रहते हैं उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। चूंकि भारत उस पर साइन किए हुए है, इसलिए उसको उसके तहत भी एक तरह से न्यायालय को प्राप्त है यह अधिकार कि वो न्यायिक सक्रियता का पालन कर सकती है। अगला दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या करने की शक्ति। मतलब चूंकि संविधान की व्याख्या करने की ही शक्ति न्यायालय के पास है और न्यायालय ही न्यायिक सक्रियता का उपकरण चला रहा है, इसलिए दोस्तों वह संविधान की व्याख्या इस तरह से कर सकता है कि कुछ चीजों को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है कि ये वाली प्रैक्टिस न्यायिक एक्टिवेट, न्यायिक सक्रियता बोली जाएगी या फिर नहीं। अगली चीज देखते हैं दोस्तों इसके उदाहरण न्यायिक सक्रियता के, जैसे कि गोलकनाथवाद 1967। इसमें दोस्तों क्या बताया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गोलकनाथवाद में कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी संसद अगर इस तरह का कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करे या फिर मौलिक अधिकारों का हनन करे, तो संसद को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त है ही नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर बनाती है तो वो सारे के सारे कानून जो फिर मौलिक अधिकारों को कम करते हैं या फिर मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, वो सारे अपने आप में शून्य घोषित हो जाएंगे। यही बात बता रहा था हमारा आर्टिकल 13, और आर्टिकल 32 भी यही बोल रहा था कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ सकता है। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया, तो ये भी क्या है, एक तरह का न्यायिक सक्रियतावाद का उदाहरण। दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। दोस्तों ये केस के बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये केस क्या है, क्योंकि ये केस वो केस है जिसने सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर्स दे दी, मतलब कह सकते हैं अथा पावर्स दे दी। अथा पावर्स कैसे, इसी केस के अंदर संविधान के मूल ढांचा या फिर मौलिक ढांचा
उसकी व्याख्या करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात के अंदर। अगला है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। इस दोस्तों ये जो केस था मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, दोस्तों इस केस के अंदर पहली बार भारतीय संविधान के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि भारतीय संविधान के अंदर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। दोस्तों पहली बार विधि की सम्यक प्रक्रिया भारतीय संविधान में इस केस के द्वारा ऐड करी गई, जिसको बोला जाता है मानवीय गरिमा। अनुच्छेद 21 क्या बोल रहा था अभी? अनुच्छेद 21 बोल रहा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज ऐड कर दी। क्या ऐड करी? मानवीय गरिमा। मतलब जीने का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। गरिमा के साथ कैसे? जैसे कि बताया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सब कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा शब्द को ही इतना बड़ा बना दिया कि जब तक उसकी सम्यक प्रक्रिया उसमें नहीं आएगी तब तक गरिमा का कुछ मतलब नहीं रह जाता। जैसे पानी पीना है तो पानी पीने के लिए क्या स्वच्छ जल चाहिए, तभी गरिमा के साथ में जी सकूंगा जब स्वच्छ जल होगा, स्वच्छ पर्यावरण होगा, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, रहने के लिए आवास मिलेगा, करने के लिए जॉब मिलेगी। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये मानव को मानवीय गरिमा के साथ जीने के लिए बताते हैं। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर जो मानवीय गरिमा शब्द जोड़ा गया, दोस्तों ये मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, इसको याद रखिएगा। और ये पहला ऐसा आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि भारत के अंदर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ आर्टिकल 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया भी प्रचलित है। अभी तक ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन बता रहा हूं। अगला है दोस्तों आर राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु। दोस्तों इस केस में क्या करा गया? आर्टिकल 21 के अंदर ही एक और चीज ऐड कर दी गई, राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार। तो ये भी किस चीज का उदाहरण है? न्यायिक सक्रियता के, मतलब जुडिशियली एक्टिव है। अगला देखते हैं दोस्तों समीक्षा इसकी। निर्णय, मतलब इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों इधर नुकसान लिखे हुए हैं, इधर इसके फायदे लिखे हुए हैं। पहले नुकसान पढ़ लेते हैं। नुकसान क्या है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि कुछ ऐसे आदेश पारित करना जो कि विधायिका के कार्य हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब जो बैठा हुआ जज है वो भी तो एक व्यक्ति है, इंसान है, तो उसकी खुद की भी तो सोच हो सकती है। तो कोई भी निर्णय देने से पूर्व, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो शपथ लेते हैं संविधान के सामने, मतलब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पीछे रखते हुए, मतलब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से कार्य नहीं करूंगा बल्कि संविधान के अधीन रहते हुए कार्य करूंगा। लेकिन दोस्तों संविधान की व्याख्या करते हुए भी चूंकि इंसान है तो दिमाग तो उन्हीं का है, तो हो सकता है कि वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रेरित हो। मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि किसी मतलब कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत कोई निर्णय दे रहे हैं, और वो ऐसे जगह से बिलोंग करते थे बचपन में अपने, जहां पर पेड़ों की कटाई होती उन्होंने बहुत देखी है, या फिर उन्होंने देखा है कि किस किस तरह से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं पेड़ों के कटने से, मतलब एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज्यादा वो एक्टिव है। तो दोस्तों ऑब्वियसली उनका जो व्यू रहेगा वो ऐसा रहेगा कि पेड़ों को कटने से कैसे भी करके बचाया जाए। लेकिन जो संसद पेड़ काट रही है हाईवेज बनाने के लिए, और वो इतने ज्यादा जरूरी हैं, वो 2 या 3 मान लीजिए 10 पेड़ काटने संसद को, और संसद ने कानून बनाया कि वो 10 पेड़ अगर नहीं कटेंगे तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन न्यायपालिका के जो वो जज बैठे हुए हैं उनको ये पता है, और उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण ऐसा है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी सेट हुई है कि पेड़ नहीं कटने हैं बस। जहां एक तरफ करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है वो नुकसान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी इसमें आ सकता है। दोस्तों अगला है संवैधानिक सीमा रेखा का उल्लंघन। चूंकि संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करता है और तीनों को अपनी अपनी शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग है। अगर न्यायपालिका अपना कार्य न्याय की समीक्षा ना करके विधायिका के कार्य करने के लगे तो एक तरह से संविधान की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। अतिरिक्त आर्थिक दबाव। दोस्तों कुछ कानून ऐसे पारित कर दिए जाते हैं या फिर कुछ ऑर्डर्स ऐसे निकाल दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से जिसपे कार्यपालिका के पास और विधायिका के पास धन होता नहीं है,
लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिए हैं तो उन्हें वो कार्य करने भी पड़ेंगे। अब धन है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कार्य करना पड़ेगा, इसलिए वो कटौती उन्हें किसी दूसरी परियोजनाओं से निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से पूरे के पूरे एक इकोनॉमिकल जो ढांचा तैयार होता है, मतलब जो बजट बनता है, वो बिगड़ने की आशंका रहती है। तो दोस्तों उसी के तहत ये इसका एक निगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है। अगला दोस्तों, सरकारी विश्वास में कमी। चूंकि न्यायपालिका ये काम कर रही है तो लोगों का भरोसा उठता जाता है सरकार पे से कि न्यायपालिका ने दिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इतना सक्षम है और साथ में इतना सब उसकी इज्जत करते हैं बहुत ज्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऐसे ही माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो बिल्कुल ठीक ही होगा, जो कि अक्सर ठीक होते भी हैं। तो इससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले यदि कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों के विरोध में होते हैं तो लोगों में, सरकार में विश्वास में कमी आती है। लोगों की सरकार के प्रति जो विश्वास होता है उसमें कमी आती है। अगला, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? न्याय निर्णय में नवाचार, मतलब एक इनोवेटिव तरीका है कानूनी संतुलन प्रदान करना। मतलब जहां पर विधायिका और कार्यपालिका कानून बनाने में असक्षम हुए हैं, वहां पर भी न्यायपालिका कानून बनाकर उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगला, विधायिका का बहुमत के मुद्दे पर फलसाना। दोस्तों मान लीजिए, जैसे कि हमको पता है संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जिसकी बहुमत होती है उसी की सरकार होती है। लेकिन ऐसा भी है, चूंकि बहुदलीय प्रणाली है, तो कुछ दल मिलकर आपस में गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। तो गठबंधन की सरकार में दोस्तों नुकसान क्या होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा नहीं आ पाती। मान लीजिए सरकार को एक बिल पास करना है किसी भी चीज को लेकर, लेकिन जिसके साथ गठबंधन करे हुए हैं वो नहीं पार्टी मान रही, और अगर वो पार्टी नहीं मान रही तो सरकार बिल पास कैसे करेगी? क्योंकि वो पार्टी नहीं मान रही तो वो ये बोलेगी कि अगर आप ये बिल पास करते हो, संसद में लाते हो, तो हम अपने जो एमपीज हैं वो हटा लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो कुछ विधेयक ऐसे पास नहीं हो पाते जो कि जरूरी होते हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में, या फिर कह सकते हैं कि बहुमत नहीं हो पाता तो इसलिए पास नहीं हो पाते, तो उन पर डायरेक्ट एक्शन न्यायपालिका ले लेती है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, ये बता दिया। ये शक्तियों के दुरुपयोग की जांच करना, मतलब कार्यपालिका और विधायिका कुछ ऐसे कानून नहीं बना रही है जो कि शक्तियों का दुरुपयोग हो, तो उन सबको देखने के लिए भी दोस्तों ये जरूरी है। चलिए दोस्तों, इसी के आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियोस को। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।